जीएस के इस क्लास में ज्योग्राफी विषय के साथ आपके सामने हूँ। इस क्लास में हम लोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए जैसे एसआई या बीपीएससी या और भी इस तरह के जितने भी परीक्षा होते हैं, उन परीक्षाओं में जो जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जीएस के बहुत सारे विंग्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सभी विषय मिलाकर जीएस होता है। इसमें हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर विषय का अपने जगह पर अहमियत है। किसी विषय को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आपकी तैयारी तभी अच्छी मानी जाएगी जब आप सभी विषयों को बारीकी से ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो भी तथ्य है, फैक्ट्स है, उसको कलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा मैं पिछली क्लास में बताया था कि जीएस में अध्ययन के तौर पर अध्ययन सुविधा के दृष्टिकोण से दो भाग में बांटते हैं हम इसको। पहला विश्व भूगोल, जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहा जाता है, और दूसरा भारत का भूगोल, जिसको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो विश्व भूगोल में मुख्य रूप से भौतिक भूगोल का अध्ययन होगा। यहाँ भूगोल से अलग हटके पहला चैप्टर है सौर मंडल। वैसे सौर मंडल भूगोल नहीं है, ये भौतिकी शास्त्र में भी पढ़ा जाता है, भूगोल में भी इसका कुछ भाग पढ़ा जाता है। इसको हम एस्ट्रोफिजिक्स से जोड़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट है। तो अब यहाँ पर अगर हम भूगोल वाले कहें कि नहीं फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले कहें कि भूगोल वाले पढ़ाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर इससे संबंधित हम लोग जितने भी फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसको गैदर करेंगे जो सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। दूसरी बात कि आप कोई भी परीक्षा देंगे, उस परीक्षा में इस सोलर सिस्टम से यानी सौर मंडल से क्वेश्चन रहने की संभावना होती है। जैसे प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, है ना, ये सब जो है जानकारी पूछे जाते हैं। मेटियोर्स के बारे में, उस कॉमेट्स के बारे में एक जानकारी पूछी जाती है। इसी में हम लोग पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण यानी अर्थ का जो मोशन है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ये बड़ा चैप्टर होगा। इसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सोलर सिस्टम को। इस चैप्टर को हम कहेंगे सौर मंडल, या इसको सौर परिवार भी कहेंगे। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सोलर सिस्टम, या सोलर फैमिली। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले सौर परिवार किसको कहें? परिवार के बारे में आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है पितृसत्तात्मक है। हमारे यहाँ परिवार के मुखिया कौन होते हैं? पिता होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कोई दूसरे लोग होते हैं। तो जैसे हम सभी अपने इस परिवार के मुखिया के आज्ञा का पालन करते हैं, उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये जो परिवार है, इस परिवार के मुखिया सूर्य हैं। और सूर्य से ही सभी पिंडों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना, लाइट मिलता है, प्रकाश मिलती है। और सभी जितने भी बॉडी हैं, वो सूर्य के चारों तरफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देंगे, सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, यानी सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, 8 यानी 8 ग्रह, कॉमा, ग्रह को अंग्रेजी में कहेंगे प्लैनेट। ग्रह को अंग्रेजी में कहेंगे प्लैनेट। सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, उपग्रह,
उपग्रह को यहां कहेंगे सैटेलाइट। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में कहा जाएगा एस्टेरॉयड। ठीक है। सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर, इत्यादि को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है। एक परिवार यानी फैमिली, एक परिवार का निर्माण होता है, निर्माण होता है जिसे सौर परिवार, जिसे सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है। सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है। सूर्य तथा उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है जिसे सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है। इस सौर परिवार में सूर्य की स्थिति, इस सौर परिवार में सूर्य की स्थिति मुखिया जैसी होती है। इस सौर परिवार में सूर्य की स्थिति मुखिया जैसी होती है, जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, या सभी पिंड प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। इस सौर परिवार में सभी पिंडों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं। बात समझ रहे हैं। अगर पृथ्वी की बात करें, इस पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का अनंतिम स्रोत है इनसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, उष्मा। समझ रहे हैं। इस सौर मंडल में जितने भी बॉडी हैं उसके एनर्जी का सोर्स क्या है? तो सन है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं। सूर्य ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, एक तारा है यानी स्टार है। अब स्टार की परिभाषा क्या होगी? जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसे तारा कहते हैं। आप ये कहेंगे कि वैसे खगोलीय पिंड, वैसे खगोलीय पिंड या वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अरबों तारे, अरबों तारे हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स। समझ रहे? इस ब्रह्मांड में अरबों तारे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से संभवतः, संभवतः यानी परहैप्स UY स्कूटी SCOOTI इस ब्रह्मांड का
सबसे बड़ा तारा है, सबसे बड़ा तारा है। समझ रहे? ये जो U-Y स्कूटी है ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है अभी के जानकारी के हिसाब से। इससे पहले इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा हुआ करता था एप्सिलॉन ऑरिकी। समझ रहे हैं? अभी 2018 में ही एक दूसरे तारा का खोज किया, उसका नाम दिया गया है U-Y स्कूटी। तो कहा जाता है कि ये जो स्कूटी स्टार है, हमारा सन इतना बड़ा बड़ा 1700 सूर्य, 1700 सन इसमें समाहित हो जाएगा, इतना विशाल है। समझ रहे हैं? सन इतना बड़ा बड़ा 1700 सन इसमें समाहित हो जाएगा। तो इससे पहले क्या था? एप्सिलॉन ऑरिगी था। इसीलिए हम संभवतः शब्द का पहले भी प्रयोग करते थे। संभवतः का मतलब कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से U-Y स्कूटी सबसे बड़ा तारा है। आने वाले समय में हो सकता है कि अध्ययन रिसर्च के माध्यम से कोई दूसरा तारा आ जाए प्रकाश में जो इससे भी बड़ा निकल जाए, तो इसीलिए संभवतः शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, किसी भी तारे की अनुमानित आयु, तो समझ गए इस ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जिसमें एप्सिलॉन ऑरिगी सबसे बड़ा तारा है। समझ रहे हैं? सूर्य का जो निकटवर्ती तारा है, सूर्य का निकटवर्ती तारा, सूर्य का निकटवर्ती तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी का। याद रखिएगा इसको, PROXIMA, प्रॉक्सिमा प्रॉक्सिमा सेंटोरी, CENTAURI। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रॉक्सिमा, सेंचुरी नहीं लिखेंगे, सेंटोरी। सेंचुरी का स्पेलिंग आप जानते हैं, CNTURY होता है। ये क्या है? सेंटोरी। सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। और इस प्रॉक्सिमा सेंटोरी के प्रकाश को, प्रॉक्सिमा सेंटोरी के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश चलता है रास्ते में, 4.2 साल के बाद ये पृथ्वी पर पहुंचती। तब आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो याद रखना है कि सन का नियरेस्ट स्टार कौन हो गया? प्रॉक्सिमा सेंटोरी हो गया। नेक्स्ट है, किसी भी तारे की अनुमानित आयु, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ए स्टार। कोई भी तारा है, किसी भी तारे की, किसी भी तारे की अनुमानित आयु, अनुमानित आयु, एस्टिमेटेड लाइफ, किसी भी तारे की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष होती है। 10 बिलियन वर्ष होती है, 10 बिलियन वर्ष होती है। यानी कोई भी स्टार कब तक जीवित रहेगा? 10 बिलियन वर्ष तक। आप इसको अगर मिलियन के फिगर में लिखिएगा तो 10,000 मिलियन वर्ष, या अपना जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो कहते हैं इसमें अरब कहिएगा तो 10 अरब साल। कोई भी तारा 10 अरब साल तक या 10,000 मिलियन वर्ष तक या 10 बिलियन वर्ष तक जीवित रहता है। यहां जीवित रहने का मतलब क्या है? कोई भी स्टार जब तक एनर्जी दे रहा है इसका मतलब वो जीवित है, और जैसे ही वो एनर्जी देना बंद कर देगा यानी वो मर गया, डेड हो गया। तो किसी भी तारे की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष होती है। सूर्य की आयु कितनी हो चुकी है? सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है। 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि सूर्य अपना आधा उम्र पार कर लिया है, ये इसका आधा उम्र बचा हुआ है। यानी 5 बिलियन वर्ष के बाद सूर्य भी मर जाएगा, एनर्जी देना बंद कर देगा। यहीं पर आप याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु कितनी है?
पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, या आप कह सकते हैं 4 अरब 60 करोड़ साल, या 460 करोड़ साल ये भी कह सकते हैं, या मिलियन में कहिएगा तो 4600 मिलियन वर्ष। यानी पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष हो चुकी है। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य की उत्पत्ति के बाद हुआ, इसीलिए पृथ्वी जब भी होगी तो सूर्य से छोटी होगी। तो इतना साल पृथ्वी को हो गया है। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए कि कोई भी स्टार अपने ईंधन का कंजम्पशन करता है, कोई भी स्टार अपने ईंधन का फ्यूल का कंजम्पशन करता है। जैसे सूर्य का फ्यूल क्या है? सूर्य का फ्यूल है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम है सूर्य का फ्यूल। तो सूर्य में हाइड्रोजन है करीब 73% अप्रॉक्स, और हीलियम कितना है? 26% अप्रॉक्स। बात समझ रहे ना? तो कोई भी तारा अपने फ्यूल का कंजम्पशन करता है, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है यानी ईंधन खत्म हो जाता है तो उसका बाहरी भाग अचानक लाल होने लगता है। बाहरी भाग अचानक लाल होने लगता है तो ऐसे तारा को कहा जाता है नोवा तारा। नोवा तारा यानी नोवा स्टार इसको कहेंगे। फिर धीरे धीरे इसका तापमान कम होता है। तापमान कम होगा तो इसमें संकुचन होगा, ये नोवा तारा बौना तारा में बदल जाता है। नोवा तारा बौना तारा में बदल जाता है, जिसको हम ड्वार्फ स्टार कहते हैं। ड्वार्फ स्टार कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक व्हाइट ड्वार्फ नामक तारा है जो बौना तारा का उदाहरण है। सफेद वामन हिंदी में इसको कहेंगे। सफेद वामन है ना, ड्वार्फ स्टार इसका, सफेद वामन इसका एग्जाम्पल है। किसका? बौना तारा का। तारा का दूसरा लाइफ साइकिल होता है, जब किसी स्टार का ईंधन समाप्त होता है तो कभी कभी उसका बाहरी भाग अत्यधिक लाल हो जाता है। समझ रहे हैं? उसका बाहरी भाग अत्यधिक लाल हो जाता है तो ऐसे तारा को कहा जाता है सुपर, कहां का, हाँ खान, तुम लोग खाओ ना। ये तो हाथ गंदा करना, हाथ तो बहुत गंदा है, चम्मच सब नहीं दिया है। इसको सुपरनोवा कहेंगे। कभी कभी किसी तारे का ईंधन जब समाप्त होता है उसका बाहरी भाग अत्यधिक लाल हो जाता है, तो ऐसे तारा को कहा जाता है सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा स्टार कहा जाता है। सुपरनोवा स्टार कहा जाता है। अब देखिए, जब कोई स्टार सुपरनोवा के स्टेज में पहुंचता है तो विस्फोट कर जाता है। सुपरनोवा किसी भी तारा की वह अवस्था होती है, सुपरनोवा किसी भी तारा की वह अवस्था होती है जिसमें पहुंचने के बाद तारा फट जाता है ना। तो ये बात बताया था भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिकी शास्त्री एस चंद्रशेखर साहब ने। एस चंद्रशेखर साहब ने बताया था, और इसी पर उनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी शास्त्र में। तो चंद्रशेखर साहब ने ही अध्ययन करके बताया कि किसी भी तारे, जब किसी तारा का ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसका बाहरी भाग अचानक लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, तो ऐसे स्टार को कहा जाता है सुपरनोवा तारा। जब कोई भी तारा सुपरनोवा में पहुंचता है तो ब्लास्ट कर जाता है, विस्फोट होता है, बड़ी मात्रा में धूल गैस निकलती है। फिर वो धूल गैस संघनित होकर यानी ग्रह, उपग्रह और सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। तो माना जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम भी शायद इसी प्रक्रिया के तहत उत्पन्न हुआ होगा, है ना।
ब्रिटिश साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, फ्रेड होयल और आर.ए. लिटिलटन। उन्होंने इस पर एक परिकल्पना भी दिया जिसको नोवा एंड सुपरनोवा हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो इस सुपरनोवा को हम चंद्रशेखर सीमा भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर सीमा। ये कई परीक्षाओं में ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, यूपीएससी, बीपीएससी और भी कई परीक्षाओं में। चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट, यानी बाद में इस सुपरनोवा को चंद्रशेखर साहब के रेस्पेक्ट में इसको चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट इसका नाम दे दिया है ना। आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो किसी भी तारा की वह अवस्था जिसमें पहुंचने के बाद तारा फट जाता है उसे हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, स्टार का एक तीसरा लाइफ साइकिल होता है। तीसरा लाइफ साइकिल क्या होता है? यहीं पर देखिए, जब किसी स्टार का ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसका बाहरी भाग अचानक लाल हो जाता है और वो नोवा तारा में बदल जाता है। फिर वो नोवा तारा धीरे धीरे ताप ह्रास के कारण उसमें संकुचन होगा, वो बौना तारा की तरफ अग्रसर होगा, यानी ड्वार्फ स्टार की तरफ वो अग्रसर होगा। तो संकुचन होगा तो उसका आयतन कम होगा, यानी मास कम होगा। तो आप जानते हैं कि मास जब घटता है तो उसका एक्सेलरेशन भी घटता है, त्वरण घटता है, क्योंकि मास पर ही त्वरण निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, जिस अनुपात में तारा का मास कम होता है संकुचन के कारण, उसी अनुपात में उसका त्वरण घटने की बजाय बढ़ने लगता है, उल्टा हो जाता है। तो फिर ऐसा तारा जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? अभी हाल ही में नासा के द्वारा अध्ययन हुआ है, ये मैं 2010-12 की बात बता रहा हूं, कि नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के केंद्र में, सेंटर में एक ब्लैक होल है और उसी ब्लैक होल के चारों तरफ ये सारे स्टार चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी है। अब एक टर्म आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता। तारों के समूह को यूनान में गैलेक्सी कहा जाता है, ग्रीक में गैलेक्सी कहा जाता है, यूरोप में इसको मिल्की वे कहा जाता है। यूरोप में इसको मिल्की वे कहा जाता है, यूरोप में इसको मिल्की वे कहा जाता है। और भारत में इसको आकाश गंगा, भारत में इसको आकाश गंगा या मंदाकिनी कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, आकाश गंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। एक गैलेक्सी में हजारों तारे होते हैं, एक गैलेक्सी में हजारों तारे होते हैं, और इसमें हमारा एक सूर्य भी है, ठीक है ना। अब देखिए, इस ब्रह्मांड में 89 गैलेक्सी हैं, आपको याद रहेगा, इस ब्रह्मांड में 89 गैलेक्सी हैं, 89 गैलेक्सी हैं अभी की जानकारी के अनुसार। समझ रहे ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सूर्य गैसीय पदार्थों का बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम प्रमुख हैं। सूर्य गैसीय पदार्थों का बना हुआ है जिसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम प्रमुख हैं। सूर्य में भी दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहला घूर्णन, जिसको रोटेशन कहते हैं, पहला घूर्णन, रोटेशन। घूर्णन क्या हुआ? तो सूर्य अपने काल्पनिक धुरी पर, कील पर घूमता है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि सूर्य गैसीय पदार्थ का बना हुआ है, इसके सभी भाग एक समान गति से नहीं घूमेगा, इसके सभी भाग अलग अलग गति से घूमते हैं। जैसे विषुवतीय भाग 25 से 28 दिन में एक बार घूम जाता है, जबकि ध्रुवीय भाग 30 से 32 दिन लेता है एक बार घूमने में।
एक चक्कर माने रोटेट करने में, यानी आप मोटा मोटी कहेंगे कि सूर्य को एक बार रोटेट करने में करीब 25 से 30 दिनों का समय लगता है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार सूर्य अपने ऑर्बिट में यानी गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करता है, जिसको हम परिक्रमण कहेंगे। परिक्रमण कहेंगे यानी हम कहेंगे कि सूर्य गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ, सूर्य गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करता है तथा इसे एक परिक्रमा पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष का समय लगता है। ये VVI क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सूर्य मंदाकिनी या गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर 250 मिलियन वर्ष या 25 करोड़ वर्ष में, शून्य को हटा देंगे, 250 मिलियन वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है। यानी सूर्य को गैलेक्सी के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष या 25 करोड़ साल का समय लगता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से सूर्य भी स्थिर नहीं है, वह भी घूम रहा है, वह भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि सूर्य के बाहरी भाग को, सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है ना, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। और सूर्य के बाहरी सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सी होता है। सूर्य के बाहरी सतह का औसत तापमान 6000 डिग्री सी होता है। समझ रहे हैं? आपने सुना होगा कि सूर्य में काला धब्बा है, तो जो काला धब्बा होता है सूर्य में, ये सूर्य के ठंडे भागों को सूचित करता है, यानी ठंडे भागों को सूचित करता है। और इस ठंडे भाग का टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर होता है करीब 1500 डिग्री सी के करीब होता है। समझ रहे हैं? आप सूर्य ग्रहण के बारे में सुने होंगे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण 2 ग्रहण होते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ जो एक प्रकाशित वलय जैसी आकृति दिखती है, इसको कोरोना कहा जाता है। इसको कोरोना कहा जाता है। समझ रहे हैं? कोरोना कहा जाता है। कोरोना का तापमान काफी अधिक होता है, इसीलिए इसको नेक्ड आई से या सिंपल ग्लास से नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हैं? इसी में घटना घटती है जिसको डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। ये सब सन से रिलेटेड बात है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। अब देखिए, सौर मंडल में पहले 9 ग्रह था, अभी 8 ग्रह ही मान्यता है। तो 9वां ग्रह प्लूटो था। ऐसा नहीं कि हम प्लूटो की जानकारी नहीं रखेंगे, हम ये कहेंगे कि 8 ही ग्रह है, लेकिन प्लूटो की भी जानकारी रखेंगे क्योंकि उससे भी सवाल आ सकता है परीक्षा में। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, फिर इसके आगे के भाग को समझने के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।